दोस्तों नमस्कार। पश्चिमी मिदनापुर में बनती है जो क्लोज फाइट वाली है। दूसरी तरफ पूर्वी मिदनापुर की स्थिति यह है कि यहां की जो 9 सीटें हैं, अगर इसका एनालिसिस शुरू करेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा स्थिति में बीजेपी आगे रही थी। बीजेपी तकरीबन इन जगहों पर जो आगे रही उसमें एक एक सीट पर अगर चलें पूर्वी मिदनापुर में तो तमलुक में टीएमसी आगे रही थी। बीजेपी आगे यहां पर रही। बीजेपी किसी भी सीट पर आगे, बीजेपी सिर्फ एक पांशकुला पश्चिम की सीट है जहां पर आगे रही थी भारती घोष, जिनको 97,000 वोट मिले थे लोकसभा इलेक्शन में। दीपक अधिकारी बीजेपी टीएमसी के थे जिनको कम वोट मिले थे। यानी पूर्वी मिदनापुर में सिर्फ एक ही सीट ऐसी है जहां पर लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी के स्टेक हाई थे। बाकी तमाम तमलुक, मैया, नंदा कुमार, हल्दिया, मोयना, नंदीग्राम, चांदीपुर, पांशकुला पश्चिम, पांशकुला पूर्व, पांशकुला पश्चिम छोड़ के बाकी तमाम जगहों पर टीएमसी आगे थी। लेकिन यहां का जब एनालिसिस सामने आना शुरू हुआ तो उसमें फिर यह निकल कर आया कि पांशकुला पश्चिम, तामलुक, मही, सादल, नांदकुमार, चांदीपुर में यहां पर कमोवेश टीएमसी की स्थिति और बीजेपी की स्थिति एक टक्कर देने वाली है, लेकिन उसमें हाई स्टेक पर टीएमसी है। नंदीग्राम, पंचकुरापुर, मोयना और हल्दिया में माना गया कि क्लोज फाइट है। यानी ध्यान दीजिए, टीएमसी लगभग इन 18 सीटों में से 10 सीट जीतने की स्थिति में है और जो बाकी की 8 सीट है जो क्लोज फाइट की स्थिति में है, इसमें 3 सीट माना जा रहा है कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो 8 सीट तक, यानी 10-8 का रेशियो मिदनापुर में निकल कर आता है। और मिदनापुर में एक खासियत और आपको बताएं कि यहां पर बड़ी तादाद में वोटिंग जो हुई है इसमें महिलाओं का योगदान जबरदस्त रहा है। महिलाओं की मौजूदगी ने कमाल का काम किया। ये शायद ममता बनर्जी के हक में काम किया होगा, लेकिन इसके ठीक पैरेलल में अगर आपके दिमाग में एक दूसरी चीज आए, हम आपको 5 टॉप मोस्ट चेहरे बतलाते हैं जो बीजेपी के चेहरे हैं। उससे आप थोड़ा समझ पाएंगे कि भारत की राजनीति में अभी तक सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र होता था, यह पहली बार इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग का जिक्र बीजेपी ने शुरू किया है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी इनके चेहरे हैं। कहां से आए हैं? टीएमसी के एमएलए थे। हल्दिया में तापसी मंडल इनकी चेहरी है। ये कहां से आई है? ये सीपीएम की एमएलए हुआ करती थी। विष्णुपुर में तन्मय घोष हैं। ये कहां के चेहरे हैं? यह भी टीएमसी नेता हुआ करते थे। मोयना में अशोक डिंडा को, पूर्व क्रिकेटर, एक लोकप्रिय चेहरा है, उसको उतार दिया। और डेबरा में भारती घोष चेहरा है जो कि पूर्व आईपीएस है, इनको उतार दिया गया। और जिस खड़गपुर सदर में हिरेन को उतारा गया, वह हिरेन इससे पहले टीएमसी के युवा नेताओं की मंडली के नेता थे। वो एक अभिनेता है और उनको बीजेपी ने अपना खड़गपुर सदर में उनको अपना फेस बना दिया है। यानी एक ध्यान दीजिए अगर कि कौन सा चेहरा है, किधर से आया है, तो बीजेपी से निकला हुआ चेहरा या आरएसएस से निकला हुआ चेहरा आपको कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन एक दूसरा पक्ष इसका यह है कि आरएसएस ने अपने तौर पर बीजेपी को भी जानकारी दी कि यह जमीन राजनीतिक तौर पर ध्रुवीकरण के साथ तैयार हो गई है, अब आप इस मैदान में कूद सकते हैं। तो बीजेपी इस मैदान में जब कूदी, बीजेपी इससे पहले भी कूदी थी, लेकिन स्टेक इतने हाई नहीं थे। जहां पर देश के गृह मंत्री, जहां पर प्रधानमंत्री, हर कोई ना सिर्फ रैली कर रहा है बल्कि रोड शो कर रहा है, स्टेक हाई हो जाते हैं। और कैबिनेट कमोवेश हर राज्य में जाती ही है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जब इस रूप में चले जाएं और सेंट्रल फोर्स तो होम मिनिस्ट्री के अधीन रहती है, तो ये आरोप जाहिर है ममता बनर्जी को लगाना भी आसान होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपने दागों को धोने के लिए कुछ नई चीजों को रखना होगा। गवर्नर से बातचीत बूथ में बैठकर हुई है, उन्हें भी जवाब देना होगा। बहरहाल पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर के बाद जो खास तौर पर ये एक नया जिला जो जुड़ा, उसमें इलाका है दक्षिणी 24 परगना का। 4 सीटों पर यहां पर वोटिंग हुई है। गौसाबा जो सुरक्षित सीट है, पाथर प्रतिमा, कानदीप, सागर, 4 सीट है। लेकिन ये चारों सीट पर कभी भी बीजेपी आगे नहीं रही है, चाहे वो विधानसभा का वक्त हुआ हो या लोकसभा का वक्त हुआ हो। यहां पर सवाल है कि ध्रुवीकरण कितना ज्यादा होगा। बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए लगभग 60% ध्रुवीकरण 70% हिंदू वोटरों में करना होगा। इसका मतलब यह है कि 70 में से लगभग 42 वोटर जो हैं वो बीजेपी को वोट दे दें तो ही बीजेपी चुनाव, यानी 42% वोट बीजेपी के पक्ष में जाना चाहिए।
तो क्या ध्रुवीकरण संभव है या ध्रुवीकरण हो पाया है, यह एक सवाल है। लेकिन दक्षिणी 24 परगना की गोसाबा सीट, पाथर प्रतिमा, काकद्वीप और सागर की सीट है, इसमें जो सबसे करीबी रेंज की परिस्थिति भी जो आती है वो एक सुरक्षित सीट जो गोसाबा की है। यहां पर हालांकि बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन में भी 72,000 वोट मिले थे, लेकिन यह भी जरा समझना होगा 2016 में जब बीजेपी कहीं नहीं थी, इन तमाम जगहों पर देखिएगा दक्षिणी 24 परगना में कहीं भी बीजेपी को वोट 10,000 से ज्यादा नहीं मिला। सिर्फ एक गोसाबा की सीट है जहां पर 11,504 वोट मिले, बाकी कहीं 6,000 वोट मिले, कहीं 7,000 वोट मिले, कहीं 6,500 वोट मिले। लेकिन जैसे ही आप लोकसभा के रेंज में आते हैं तो बीजेपी के वोट लगभग 70 से 90,000 के बीच में ट्रेवल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जीतने वाला जो शख्स है, जो टीएमसी के शख्स रहे या उनको जो बढ़त मिली, वह लगभग 1,05,000 से लेकर 1,15,000 के बीच में ट्रेवल करते हैं। इन जगहों पर क्या वाकई बीजेपी इतना ध्रुवीकरण कर पाएगी? अगर इसके नंदीग्राम का हम जिक्र खासतौर से आखिर में करेंगे, बताएंगे वहां की क्या परिस्थिति बन रही है। लेकिन जब ध्रुवीकरण की परिस्थितियों में आ रहे हैं तो इन 4 जगहों पर अगर सीधे सीधे ध्रुवीकरण को बेस बना लिया जाए तो इसका मतलब है कि टीएमसी जो शुरुआत कर रही है वो 15% वोट से शुरुआत कर रही है। यानी सामने वाले को जीतने के लिए 30% वोट चाहिए। ये 15% अल्पसंख्यकों के हैं, कुछ दलितों के हैं, कुछ ओबीसी के वोट भी हैं और कुछ अपर कास्ट, उनको मिला लीजिए, बेस कैडर मिलाइएगा तो लगभग 15 से 18% वोट टीएमसी की शुरुआत होती है 24 परगना में। अब यहां से शुरुआत है कि ध्रुवीकरण जैसे ही होगा आपको चाहिए लगभग 42%, और 42% में जब आप उसको काउंटर करने निकलेंगे तो इसका मतलब यह है कि अगर 18% तो आपके पास कम से कम 30% एक बेस होना चाहिए। वह बेस ध्रुवीकरण के साथ अगर बनाए तो उसमें 30% और जोड़ना है, क्योंकि आपको 60% ध्रुवीकरण के बगैर चीजें आपकी इंप्लीमेंट हो नहीं पाएगी। इसलिए इन चारों जगहों में सिर्फ एक सुरक्षित सीट गोसाबा है जो अनुकूल बीजेपी के है, लेकिन बाकी जगहों पर संकट है। क्लोज फाइट यहां पर नहीं कहेंगे हम। क्लोज फाइट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इन जगहों पर कहीं कहीं योगदान, कहीं कहीं परिस्थितियों की नाजुक स्थिति इसलिए है थोड़ी बहुत, क्योंकि जो तूफान आया था, समुद्री तूफान आया था, और ये पूरा इलाका जो है एक लिहाज से बांग्लादेश के करीब का है, सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर मुआवजे को लेकर बड़ा आक्रोश था। हालांकि ममता बनर्जी ने यहाँ फिर काम शुरू किया, जिन्होंने गड़बड़ी की थी उन्हें सस्पेंड किया, पार्टी से निकाला, लेकिन वह दर्द अभी भी यहाँ के लोगों में है। वह वोट परसेंटेज को भी अगर आप जोड़ते हैं तो ये वोट परसेंटेज 90,000 से ज़्यादा नहीं जाता है। और चूंकि डायरेक्ट फाइट की स्थिति में, इसलिए जीतने वाले को 1 लाख प्लस चाहिए ही। तो क्लोज फाइट का मतलब यह होता है कि लगभग 10 से 15,000 का अंतर रहे। यह स्थिति 24 परगना में थोड़ी संकटपूर्ण लगती है। जो बांकुरा की स्थिति है, बांकुरा की जो 8 सीटें हैं, तालडागरा, बांकुरा, बरजोरा, ओंदा, विष्णुपुर, कुतुलपुर, इंडास और सोनामुखी, इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बीजेपी की स्थिति कॉम्पिटिटिवली बांकुड़ा की जो 8 सीट है, ये कमोवेश 8 सीट पर लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी आगे रही थी। लेकिन जब आप विधानसभा में आइएगा तो बीजेपी कहीं नहीं टिकती है तो बीजेपी के बदले वहां पर कई जगहों पर कांग्रेस, जैसे बांकुड़ा में कांग्रेस चुनाव जीत गई थी विधानसभा का, सोनामुखी में लेफ्ट जीत गई थी, सीपीएम वहां पर चुनाव जीत गई थी, कांग्रेस विष्णुपुर में भी चुनाव जीत गई थी। इसका मतलब है कि विधानसभा से लोकसभा आते आते बांकुड़ा की परिस्थिति में एक बड़ा व्यापक परिवर्तन हुआ, क्योंकि बीजेपी के जो डॉक्टर सुहास सरकार थे और जो बीजेपी के सुमित्रा खान थी, इनके रेंज में ये सीटें आती थी। इन्होंने बढ़त बनाई बांकुड़ा के हर क्षेत्र में। सवाल यह है कि यह बढ़त क्या कंटिन्यू करेगी? बांकुड़ा सबसे मजबूत स्थिति बीजेपी की है इस पूरे रेंज के भीतर में अगर आप देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत तगड़ा मुकाबला सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और इन 3 सीटों का मतलब है इंडास जो कि सुरक्षित सीट है, यहां पर आपको तगड़ा मुकाबला रहेगा। दूसरी कुतुलपुर की सीट है, यह भी सुरक्षित सीट है, यहां पर भी तगड़ा मुकाबला खुले तौर पर नजर आ रहा है। और तीसरी सीट है ताल डागरा, जहां पर बहुत क्लोज मामला तीनों का नजर आ रहा है। बाकी 5 सीटों में 3 सीट टीएमसी के पास है, 2 सीट बीजेपी के पास है।
यह बांकुड़ा की एक स्थिति बन रही है। महत्वपूर्ण बात जो इसमें क्या निकल कर आ रही है, जब आप जैसे ही लौटते हैं, चूंकि नंदीग्राम नब्ज सेंटर बना हुआ है, नंदीग्राम में महिलाओं की बड़ी तादाद में मौजूदगी, हालांकि वहाँ पर मुस्लिम जो है 13% है, जो शेड्यूल कास्ट है उसकी तादाद सबसे ज़्यादा है, लगभग 24% है। शेड्यूल ट्राइब 5% है। शेड्यूल ट्राइब में खासतौर से बागदी और बाउडी अनुसूचित जाति जो इसकी मौजूदगी अपने तौर पर रहती है। लेकिन जैसे ही आप इसके भीतर में घुसते हैं और इसको जानना शुरू करेंगे कि ममता के पक्ष में महिलाएं थी क्या, ममता के पक्ष में मुस्लिम थे क्या, अगर ये दोनों पक्ष में थे तो ममता बहुत ईजिली जीत गई। लेकिन अगर महिलाएं भी बट गई इलेक्शन के बीच में वोट देते वक्त, तब दूसरा सवाल आकर खड़ा हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट बटा है या वो एक मुश्त किसी के पक्ष में चला गया है या नहीं गया है। शेड्यूल कास्ट को लेकर और मुस्लिमों की परिस्थिति को लेकर, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को लेकर दोनों एक दूसरे के काफी करीब पाते हैं। आदिवासियों में एक बंटवारे की स्थिति खासतौर से इसलिए है क्योंकि सीपीएम का भी कुछ कैडर है और यहां पर काम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है इसके बीच में काम आरएसएस का भी है। आरएसएस ने जो जमीन बनाई, जिस बात का जिक्र हम आपसे कर रहे थे, वो आरएसएस की जमीन का मैसेज बहुत साफ तौर पे था कि ध्रुवीकरण जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, बाबरी मस्जिद के बाद उत्तर प्रदेश या अयोध्या के इशू बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश में जो ध्रुवीकरण हुआ था, उस आधार पर या उस तरीके का ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल में संभव है। लेकिन मुश्किल यह है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की संख्या उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों की संख्या से लगभग 10% ज्यादा है। यही सबसे बड़ा सवाल है और इसमें ध्रुवीकरण आपको बड़ा व्यापक करना होगा। तो उत्तर प्रदेश के ध्रुवीकरण के रेंज को समझिए और पश्चिम बंगाल के ध्रुवीकरण के रेंज को समझिए। पश्चिम बंगाल में लगातार जो वहां पर स्थितियां रही हैं, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे हैं। बांग्लादेश भाषा के आधार पर बना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं बना था। उसमें भाषा था, उसमें वहाँ का संघर्ष था, वहाँ के सामाजिक मुद्दे थे और फिर पाकिस्तान की एंट्री दूसरी तरफ से थी। यह थोड़ा समझना चाहिए, ये पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश को ट्रीट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए